सभी श्रोताओं को स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार एवं प्रसिद्ध लेखक नीता नीरज मैडम। एंड आज हम लोग अंतर्वार्ता करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट अंडर मोदी लेड गवर्नमेंट विद अ स्पेशल फोकस टू सिक्किम। नीता मैडम, आई हार्टली वेलकम यू टू द स्टूडियो ऑफ आकाशवाणी न्यूज गैंगटॉक। धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। मैडम, पहली जो आपसे जानना चाहेंगे, बीइंग ए वेरी सीनियर जर्नलिस्ट, व्हाट इज योर ओवरव्यू ऑफ द ओवरऑल प्रोग्रेस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इस देश में अंडर मोदी लेड गवर्नमेंट ओवर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स? मोदी लेड गवर्नमेंट के दौरान अभी तक जो भी उनका समय बीता उसमें बहुत कार्यकाल, उसमें बहुत अच्छी प्रगति हुई है महिला सशक्तिकरण के लिए। जैसे कि अब सबसे पहले तो देखा जाए, होने को तो ये सब पहले से ही जानकार और ऊंचे उस पे ओहदे पे और सब थे, पर यहाँ तक हुआ है कि हमारी जो राष्ट्रपति हैं वह द्रौपदी मुर्मू जी हैं। इससे क्या होता है कि महिलाओं को इस प्रकार की महिला राष्ट्रपति मिलने से बहुत उनके मन में आत्मबल बढ़ता है उनका, और उनको खुशी होती है और आगे बढ़ने को और भी अधिक उनमें संभावनाएं रहती हैं। अच्छा, उसके साथ साथ और क्या हो रहा है कि महिलाओं को पहले थोड़ा सा महिलाओं के लिए पढ़ाई पे ध्यान दो, उनके सामाजिक उस पे ध्यान दो, ये कहते थे। पर अब क्या हुआ है, अब इस किस्म से उन्होंने कहा है कि नारी को नारी शक्ति ही कह दिया, एक अलग से ही बना दिया। इससे नारी शक्ति से क्या है कि नारी को, हमारे प्रधानमंत्री का कहना है कि नारी को अब खाली अपनी प्रगति है, उनका विकास, वो सब ना सिर्फ सोच के अब नारी को देश के, उसके लिए, देश के लिए, नेशन बिल्डिंग के लिए उनको आगे आना चाहिए और देश को बढ़ावा देने के लिए नीतियां बनाने में, राजनीतिक उसमें उनको सहभागी होना चाहिए। सो इससे काफ़ी नारियां आगे आ रही हैं और साथ में राजनीतिक उनको बहुत अधिक आरक्षण भी मिल रहा है, तृणमूल स्तर से लेकर के सबसे ऊपर लोकसभा तक। सो ये भी उनके साथ क्या होता है कि नारी, ऐसे होता है कि नारियों को अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, वो ज़्यादा पता होती हैं और वह उसके लिए अधिक प्रस्ताव ला सकती हैं, समझा सकती हैं और कई नियम बनाने में सहायक हो सकती हैं। सो वह सब करने से भी अब नारी जो हैं वो बहुत देश में सुरक्षित हो गई हैं और उनकी बहुत प्रगति हो रही है। मैडम, अगर एक नारी जीवन को हम सामग्रिक रूप से देखें तो कई स्तर से इनको डिवाइड किया जा सकता है। पहले एक बालिका, एक बेटी, एक स्त्री और कई बार एक माता। बहुत सारे भागों में आवंटित है एक नारी का पूरा जीवन। और हम सभी को पता है कि नारी का जो डेवलपमेंट, वो साइकोलॉजिकल हो या शिक्षा के बारे में हो, शुरू होता है बालिका स्तर से। और हमारा भारत सरकार पिछले 12 सालों में बहुत सारे नारी सशक्तिकरण को लेकर बहुत सारे योजनाएं लाए हैं और इनको काफ़ी तृणमूल स्तर पे, काफ़ी ग्रासरूट लेवल पे इनको प्रयोग करने का पूरा कोशिश चल रहा है। तो आपसे मेरा जानने का ये आग्रह रहेगा कि जब ये कोई नारी बालिका स्तर में होता है और उनका शिक्षा का जब बात आता है, तब एक स्कीम बड़ा चर्चे में है अभी भी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो मैडम, बालिका के सम्मान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये अब तक कितना प्रभावित कर चुके हैं देश के नारी को? और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि हमारा राज्य सिक्किम में इसका कितना प्रभाव पड़ा है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो प्रोग्राम है भारत सरकार का, मोदी जी ने जो शुरू किया था, ये 2015 में उन्होंने हरियाणा में किया था। तो इससे क्या प्रभाव पड़ा कि सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा हरियाणा का वो कहना चाहूँगी, देश के उसमें जरूर, कि वहाँ पर क्या था कि बेटियों का भ्रूण हत्या हो जाती थी। तो भ्रूण हत्या से क्या होता था कि बेटियां ही नहीं जन्मती थी। यहाँ तक हो गया था कि कुछ सालों में वहाँ पे लड़कियां ही नहीं थी, विवाह के लायक बहुत कम कभी लड़की मिलती थी, लड़की नहीं मिलती थी। तो 2015 में मोदी जी ने वहाँ पे अगस्त में ये योजना शुरू कर दी, बेटी बचाओ। सबसे पहले तो बेटी नहीं होगी तो किसको पढ़ाएंगे, तो बेटी बचाओ।
तो बेटी बचाने से भ्रूण हत्या नहीं कर पाओ और बेटी को बचाओ, उसके बाद में बेटी को पढ़ाओ। तो उनके यह कहने से वहाँ इतना प्रभाव पड़ा कि अभी वहाँ पे नन्हे चिन्ह करके उन्होंने शुरू कर दिया है। और उसमें क्या होता है कि बेटी जन्मते ही पहले, जन्मने से पहले हत्या होती थी, परंतु अब उसके जन्मने पे बहुत बड़ा उत्सव होता है और वहाँ पे माँ जो है वो एक मटके में पानी लेके कुएं पे जाती है, वहाँ पूजा होती है और कभी कभी मंदिर भी जाती है, वहाँ कर लेती है पूजा, चाहे उसका मन हो तो कुआं चाहे मंदिर। और वहाँ पे साथ में क्या होता है, वो एक और जगह जाती है आंगनवाड़ी में, वहाँ पे छोटी बच्ची के जो पैरों के निशान हैं वो एक कागज़ पे लेके वहाँ चिपका दिए जाते हैं और उसका नाम लिख दिया जाता है। सो उसका रजिस्ट्रेशन जैसा ही हो जाता है वो। और इससे क्या होता है कि पहले ये उत्सव जो था पूजा और पानी ले जाके करने का, मिठाई बंटती थी, गांव वालों में खुशियां होती थी, उत्सव वो बेटे के जन्मने पे होती थी। परंतु अब मोदी जी की बेटी बचाओ से वहाँ पे बेटियों के जन्मने पर यह शुरू हो गया है। और इससे देश में क्या हुआ है, सेक्स रेशियो है मेल टू फीमेल, वह भी बढ़ गया है। अब सिक्किम में अगर देखा जाए तो सिक्किम में ये कभी नहीं, भ्रूण हत्या कभी सुनी नहीं आज तक ऑन रिकॉर्ड। और पर ये है कि चलो बेटी पढ़ाओ जो है, वहाँ शायद कहीं गाँव में थोड़ी बहुत कमी थी कि बच्चियाँ जो हैं वो क्या करती थी, बालिकाएं जल्दी स्कूल छोड़ना उनको पड़ता था घर के कुछ कामों के कारण। घर में अगर काम है, खेती, गाय इधर उधर, तो बच्चियां जल्दी स्कूल छोड़ देती थी। और फिर ये आर्थिक प्रॉब्लम भी होती थी, लाइक फाइनेंशियल डिफिकल्टी। तो अभी ये सब नहीं है और इससे बेटियां जो हैं वह पूरी तरह से पढ़ाई में लगी हुई हैं और बहुत आगे बढ़ रही हैं और उनको बहुत सी सहायता मिल रही है, जैसे फ्री टेक्स्ट बुक है, स्टेशनरी है और स्कूलों में कई सुविधाएं मिल गई हैं जिनके मारे पहले उनको स्कूल छोड़ना पड़ता था, अब उनको वो नहीं छोड़ना पड़ता। वहाँ अलग शौचालय है, सब कुछ है, इसलिए सिक्किम में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। एक बहुत अच्छा बात मैडम ने कहा है श्रोताओं कि एक ज़माना ऐसा भी था जब बेटियों को जन्म होने के बाद वो एक दुख की घड़ी माना जाता था कई जगहों में, पर अब दिन भी बदला है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक ऐसा पहल चालू हुआ है, एक ऐसा मुकाम और एक ऐसा ट्रेडिशन चालू हुआ है कि हरियाणा से लेते हुए सारा भारतवर्ष में बेटियां जन्म लेने के बाद उनको सेलिब्रेट किया जा रहा है। सिर्फ बेटे नहीं, बेटियां भी अब देश का सिर्फ एक हिस्सेदारी नहीं, बल्कि ये कहना अत्युक्ति नहीं होगा कि हमारी बेटियां आज विकसित भारत जो बनने जा रहा है, बनने की ओर काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, उनका एक सशक्त पिलर बन चुका है। मैडम, आगे आपसे जानना चाहूँगा कि सुकन्या समृद्धि योजना जो काफ़ी चर्चे में रहा है जब लॉन्च हुआ था और अब भी, ये कितना जो हमारा युवा बेटियां हैं इनको कितना सिर्फ आर्थिक दिक से ही नहीं, कितना इनको आगे बढ़ने में, इनका सबका साकार करने में, इनको एक वैश्विक मंच पे अपना स्थान बनाने में कितना मददगार साबित हो रहा है। ये बहुत ही अच्छी योजना है, मुझे ऐसा लगता है और है भी, क्योंकि इसमें क्या है कि जब बेटी के जन्म के बाद इनके जो माँ बाप हैं, पिता वगैरह, वो लोग कुछ पैसा इनके नाम पे खाता खोल सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि ये 500 से लेके और आगे 1,50,000 तक है। तो इसमें क्या होता है कि ये जब पैसा जमा हो जाता है तो बाद में जब बेटी बड़ी होती है, से 18 साल की जब हो जाती है, तो उस समय के बाद उनकी शादी के लिए, पढ़ाई के लिए ये पैसा जो है ये यूज़ हो सकता है। तो उससे बच्चों को, बेटियों को पढ़ाई, ये नहीं है कि अब 12 क्लास पढ़ ली, 10 तक फ्री था हमने छोड़ दिया, या पैसे दे के पढ़ रहे थे जो भी छोड़ना पड़ रहा है, वो मुश्किल नहीं है। अब उनके जो पेरेंट्स हैं वो उनको हायर स्टडीज़ के लिए, उच्च शिक्षा के लिए भेज सकते हैं और बेटियां अपने आगे पढ़ने का सपना साकार कर सकती हैं और चाहें तो वह रोजगार लेकर के और सेल्फ डिपेंडेंट भी हो सकती हैं। साथ ही भारत में एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि
शादी में बहुत खर्चा होता है, बेटियों का जी, जी। खासकर बहुत खर्चा होता है। तो उसमें माँ बाप कई बार ऐसा होता है कि वह बहुत अधिक खर्च नहीं कर पाते और उनको ऋण लेना पड़ता है, या दुखी हो जाते हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा होता है। परंतु अब ये पैसा जब उनके पास जमा है, तो ऐसे जो अभिभावक हैं या पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, उनको अब चिंता उनकी ज़्यादा नहीं रही, उनको टेंशन कम हो गई। अब वो आराम से वहाँ से पैसा लेकर के उनका बेटियों का विवाह जो है वह कर सकते हैं। सो इससे एक तो यह है कि बेटियों की ज़िंदगी जो है उसमें थोड़ी खुशियाँ आ गई, उनको ये नहीं लगता कि हमारे मारे किसी को दुख है। एक दूसरी चीज़ ये है कि उनकी पढ़ाई आगे बढ़ेगी, वो अच्छे से पढ़ लिख के विकसित भारत का एक हिस्सा बनेंगी, वहाँ योगदान देंगी। और मैडम, एक ज़माना ऐसा भी था, और आपने भी शायद अपना बचपन में ये प्रत्यक्ष किया है, कि बेटियों का जो ज़िंदगी अगर एक खाते में लाया जाए तो बहुत बड़ी एक अंश चूल्हे पे ही बीत जाती थी। मतलब किचन, घर का काम करना, खाना पकाना, और इनको बार बार सामाजिक तौर पे रिस्ट्रिक्ट किया जाता था कि तुम्हारा डोमेन या तुम्हारा कार्य क्षेत्र सिर्फ घर पे ही सीमित है। पर अब देश आगे बढ़ने लगा है, और खाना बनाने में कम से कम मेहनत लगे और कम से कम उनका पसीना छूटे, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री पीएम उज्ज्वला योजना को इंट्रोड्यूस किया है। तो उज्ज्वला योजना जैसी योजनाएं देश भर की जो महिलाएं हैं, जो वर्किंग वुमेन भी है, कभी होम मेकर भी है, तो उनका जीवन और स्वास्थ्य में कैसा सुधार ला रहा है? आपका क्या राय है इसमें? ये तो मैंने देखा कि इससे सच में ही सुधार आ रहा है। मैं कुछ गांव में गई, वहाँ पर क्या था कि पहले उन्होंने चूल्हा दिखाया जहाँ लकड़ी जलती थी, जी। तो इससे वन भी नाश होते थे, पर अभी उनको गैस मिल रही है। तो सिलेंडर मिलने से क्या हो जाता है कि उनको एक तो उन्हें वैसे भी आर्थिक फायदा भी है, लाभ है, और दूसरा ये है कि वो धुएं से जो उनकी आंखें बिगड़ती थी और उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी, सांस बढ़ती थी, वह सब जो है वह अब इस कारण से नहीं हो रही, और स्त्रियां बहुत कम बीमार पड़ रही हैं, घर भी थोड़े सफा उनके हो गए हैं, स्वच्छता भी साथ साथ हो रही है, और यह बहुत अच्छी योजना है। यहाँ सिक्किम में भी यहाँ पे बहुत लोगों का है, और मैंने बंगाल में भी जाके गांव में देखा, और वहाँ पर, परंतु वहाँ उज्ज्वला योजना तो चल रही है, परंतु वहाँ ने साथ में वहाँ क्या था कि भारतीय स्टेट बैंक ने वहाँ पर अपनी CSR के अंतर्गत उन्होंने उनको वैसे फ्रेम बना दिए हैं जिनमें कि गैस का चूल्हा अब किस किस्म से फिट करना है, कैसे करना है, वो सब चिमनी भी उनके यहाँ है। चाहे गैस से वो बाजार से दूसरी बड़ी बड़ी स्टील की चिमनियाँ महंगी नहीं खरीदनी पड़ रही उनको, वो उन्होंने दूसरे किस्म की चिमनी बना दी है, और वो बाहर गांव वालों को उन्होंने मुफ्त में दे दी है, लगा दिया है, जिससे कि ये उज्ज्वला योजना का फ़ायदा भी उठाएं, और वहाँ की महिलाएं जो हैं उनको, जैसा कि प्रधानमंत्री चाहते हैं, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, धुएं से आंखें भी ना बिगड़े। तो यह इस किस्म से गांव में इसका बहुत फ़ायदा लाभ उठा रहा है। और मैडम, जैसे कि हम अभी देख रहे हैं, काफ़ी चर्चे में है और काफ़ी संवाद पत्र, काफ़ी सारे न्यूज़ पोर्टल में भी आ रहा है कि नारी अब आगे बढ़ के एक जॉब सीकर नहीं, एक जॉब प्रोवाइडर बने हैं कई जगह पे, एकदम गांव से लेते हुए, शहर से लेते हुए महानगरों तक। वो छोटे से छोटा भी उद्योग क्यों ना हो, अपने पैर पर, अपने बलबूते पर, अपने शक्ति पर सशक्त होने की जो राह में चल पड़ी है। इसके लिए जो सबसे बड़ा प्रतिबंधकता हुआ करता था वो है अर्थ। पर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के आने के बाद वो काफ़ी राहत उनको मिला है, और उनके अंदर जो जॉब क्रिएटर का जो रोल था, जो सपना था, कोई नारी अपना एक बुटीक खोलना चाहती थी, कोई नारी एक अपना फार्मिंग के लिए खुद को निखरना चाहती थी उस पेशे में, पर फंडिंग एक बड़ा इशू हो रहा था। पर स्पेशली ये सिक्किम के लिए भी मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे आत्मनिर्भर नारियाँ हैं कई राज्यों की तरह। सिक्किम में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का जो प्रयोग है
और इसमें नारियां जो सशक्तिकरण जो इनका मेन मकसद था, कितना उभर के आया है वास्तविक चित्र में? सिक्किम में जो महिलाएं, आपने ठीक कहा कि वो कई बार उनको ऐसे होता था कि पैसा नहीं है, कोष नहीं है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकती करके वह रह जाती थी। परंतु अभी क्या देखा गया है कि इन्होंने मुद्रा लोन लेने शुरू कर दिए हैं और इन्होंने कितने करोड़ तक ले करके, और अब वो क्या कर रही हैं कि बहुत सुंदर सुंदर हथकरघा का सामान बना रही हैं। जैसे बुनाई का है, छोटे मोटे कारपेट हैं, उसके बाद में गुरुंग के यहाँ का जो होता है भेड़ की ऊन के कपड़े बन रहे हैं, और साथ में फूड प्रोसेसिंग जिसे कहते हैं, खाद्य प्रसंस्करण, उसमें अचार वगैरह बन रहे हैं। अब ये केवल बन सिर्फ नहीं रहे हैं, इसमें क्या है कि बनाते समय उन्होंने अपना छोटा छोटा लघु उद्योग जैसा बना लिया है। और उसमें वहाँ पर उनके साथ में काम करने के लिए एक जना तो नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने औरों को भी इसमें नौकरी दी हुई है। तो वहाँ उनको भी फायदा है और इधर भी है। फिर उसके बाद क्या है कि ये सब बना करके यह बेचती हैं, मार्केटिंग होती है और ई मार्केटिंग भी है ये। और साथ में और क्या चीज़ है कि जैसे मेले लगते हैं कहीं देश में या यहाँ कहीं भी लगता है स्टेट में, तो उस समय उनकी खूब बिक्री भी होती है और इससे इनको लाभ हो रहा है। ये स्वनिर्भर हो गई हैं और बहुत आगे धीरे धीरे आगे बढ़ाती जा रही हैं। तो पहले इनको कुछ कार्यक्रम में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, लाइक पैकेजिंग वगैरह अच्छी नहीं थी, तो इनको ये एमएसएमई से ट्रेनिंग दे रहे हैं और जगह से ट्रेनिंग मिल रही है, बहुत ट्रेनिंग स्किल बढ़ रही है और उससे भी इनका बहुत अच्छा, अब एकदम जैसे बाजार में फैक्ट्री से आया सामान है वैसा ही बना के बहुत अच्छी तरह से महिलाएं कर रही हैं और इस प्रकार से और इनका सशक्तिकरण जो है वह हो रहा है। इसी सवाल को और इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपसे मैं आग्रह करना चाहूँगा कि जैसे आपको भी पता है और हमारा सभी श्रोताओं को भी ये बात भलीभांति पता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री सरकार के बहुत पहली कड़ी में जो वन ऑफ द बिगेस्ट रिफॉर्मिंग सिद्धांत उन्होंने लिया था वो है जनधन अकाउंट। क्योंकि उनको ये लगता था और सरकार को भी ये लगता था कि नारियों को जब तक डायरेक्टली बैंक का खातों से ना युक्त किया जाए, जब तक जो राशि जो रकम डायरेक्टली उनका खातों में ना पहुंचाया जाए, तो सशक्तिकरण का जो गाड़ी है वो स्टेशन से नहीं निकल सकता। क्योंकि सामाजिक तौर पर काफ़ी अरसों से नारी को एक डिपेंडेंट यानी निर्भरशील सत्ता माना जाता था। पर यह सरकार का निश्चय, ये सरकार का डिसीजन था, एक सपना था कि नारी को सिर्फ निर्भरशील नहीं, नारी को एक सशक्त भागीदार बनाया जाए समाज कल्याण का। तो इसके तहत जनधन अकाउंट चलाया गया और बहुत सारे महिलाएं इनसे जुड़े और लाभान्वित हुए। सिक्किम में मैडम अगर हम लोग देखें, अभी आज का सिनेरियो में जनधन अकाउंट महिलाओं को कितना लाभान्वित कर रहा है? जनधन अकाउंट महिलाओं का ऐसे है कि पहले तो महिला के खाते की ज़रूरत ही नहीं समझी जाती थी। जी। तो अभी जो महिलाओं ने खाते खोलने शुरू कर दिए हैं अलग अलग बैंकों में, तो उससे क्या फ़ायदा हो रहा है राज्य के, मतलब जो है गवर्नमेंट सरकारी उसमें, तो उससे क्या है कि उनको अब लोन की टेंशन जो है वो ख़त्म हो गई है और वह इस प्रकार से अब घर से बाहर अपना काम करके और अपने पैसे स्वनिर्भर होके, उनको ये नहीं कि दूसरे के आगे उनको हाथ फैलाना नहीं पड़ता या रुकना नहीं पड़ता कि कब उनको पैसे मिलेंगे, कब कोई देगा। घर के बड़े या घर के जो आदमी हैं, चाहे पति बेटे जो कोई भी हैं, पर अब उनका अपना है और वह इस प्रकार से स्वनिर्भर हैं और अपने आप को सशक्त महसूस भी करती हैं। सरकार ने महिला नेतृत्व बाल विकास पर विशेष जोर दे रखा है और काफ़ी एम्फेसिस इसमें है। तो ये दृष्टिकोण पारंपरिक कल्याणकारी नीतियों से किस प्रकार अलग है? क्योंकि हम ये देख पा रहे हैं कि अभी अगर गवर्नमेंट सेक्टर देखे, प्राइवेट सेक्टर देखे,
पीएसयूज देखे, सेना देखे, काफ़ी सारे जगहों में नारियां बहुत उच्च पद में है और काफ़ी अच्छे तरीके से अपना कर्तव्य, अपना दायित्व निभा रहा है। तो इसमें सरकार का जो महिला नेतृत्व वाले विकास के जो जोग है और जो एम्फेसिस है, इसको कैसे ओवरव्यू करेंगे? इसमें ऐसे है कि भारत सरकार में सबसे पहले तो इन्होंने ये अच्छी बात कर दी कि महिलाओं के लिए आरक्षण जो है वह अब 33% अगर आपको लोकसभा में मिले और विधान परिषद, विधानसभा में तो जो महिलाएं आगे आना चाहती हैं वह एकदम आ सकती हैं और आ करके आगे बढ़ के वो अपना काम कर सकती हैं, है कि नहीं जी। और फिर पंचायत वगैरह में अब जैसे सिक्किम में है तो 50% है, पर अब देखा जाए तो कई बार ऐसे होता है कि उससे भी ज़्यादा महिलाएं तृणमूल स्तर पर और आगे आ रही हैं। पहले था कि वो महिलाएं अशिक्षित हैं, महिलाएं घर का काम करें, खेती और कुछ नहीं कर सकती, परंतु अगर पंचायतें देखी जाएं तो महिलाएं काफी आगे आए हैं। इवन सिक्किम जैसा जो सबसे बाद में बहुत देर से जहाँ डेमोक्रेसी आई है वहाँ पर इन डेमोक्रेटिक उसमें लोग आगे आ रहे हैं नेतृत्व देने के लिए। अब यहाँ नई मेयर बनी है, वह भी महिला, उनको आरक्षण दिया गया और वह आई हैं, मतलब आदिवासी को आरक्षण मिला और उससे वह आगे आई हैं, पर जीत के ही आई हैं, जीती तो वो अपनी जगह से ही हैं। तो इस प्रकार से वह आगे बढ़ रही हैं और पद जहाँ पे ऊंचे पदों पर हैं, क्यों हैं? क्योंकि वह शिक्षा अच्छे से अर्जन कर पा रही हैं, उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, उच्च शिक्षा ले रही हैं, इसलिए वह अब उच्च पदों पर हैं। और अगर देखा जाए तो मोदी जी ने अभी क्या किया है कि वो जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है वहाँ पर उन्होंने आर्मी की, पहले वुमेन को नहीं था, अभी उन्होंने महिला अफसरों को भी कमीशन करने को अलाउ कर दिया। फिर दूसरी बात क्या थी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी में पहले आर्मी के लिए जब बच्चे जाते हैं छान के पढ़ने के लिए जाते हैं अच्छे, तो उस समय खाली लड़के जाते थे। अब क्या है कि बेटियां भी, लड़कियां भी जा रही हैं। तो इस प्रकार से ऊंचे पदों पर आगे भी इवन आर्मी में भी ये आएंगी। अब देश में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा महिला पायलट हैं। अब क्यों हैं? क्योंकि उनको बढ़ावा दिया गया है, उनको आगे बढ़ाया है, सशक्तिकरण हुआ है, इसीलिए वह आगे बढ़ कर के आई हैं। स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप काफ़ी चर्चे में रहा है और देखा जाता है कि महिला सशक्तिकरण और ग्रासरूट लेवल पे ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। सिक्किम में सेल्फ हेल्प ग्रुप का कितना महत्व है जानना चाहूँगा मैडम, स्पेशली जो जिले हैं एकदम फार्देस्ट कॉर्नर में, कैसे रिमोट एरियाज में भी महिलाओं को सशक्त होने का, आर्थिक रूप से सशक्त होने का और समाज में एक अलग पहचान बनाने में मदद कर रहा है। सिक्किम में एसएचजी जो है, स्वयं सहायता समूह, वह बहुत अच्छी तरह से गठन हुए हैं। इसमें क्या है कि ये महिलाएं अपना जमा होकर के एक समूह बनाती हैं, ग्रुप बनाती हैं और उसमें वो लोग मिल कर के कुछ काम करती हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा भी डालती हैं और उसके बाद में क्या होता है कि जो कुछ उत्पादन होता है उसकी बिक्री भी होती है। अरे ये तो हो जाता है, गांव की बात हो गई ये। पर शहरों में क्या होता है, जो शहर के आसपास छोटी छोटी जगह, मतलब एकदम बीच बाजार में नहीं, थोड़ा दूर, वहाँ पर क्या होता है कि ये लोग जो हैं इनको और चीज़ों में भी सहायता करने में ये आगे आती हैं। जैसे आपके वो है स्वच्छता, स्टेट में स्वच्छता अभियान चल रहा है, उसमें ये क्या करती हैं कि यह शहरी विकास विभाग में वहाँ पर एक अलग से ही एक उनकी ब्रांच है, उसमें ये लोग सहायता के लिए बताती हैं कि करेंगी, अपना नाम देती हैं और ये कहाँ सफाई नहीं है, कहाँ ठीक से सफाई हो रही है, ये देखती हैं। और उसके बाद से ये लोग देखती हैं कि पानी जैसे है, अब पानी जगह जगह टूटा है इसलिए आपको पानी नहीं मिलता है, तो वो भी देखती हैं कि कहाँ पे पानी की लीकेज है, पाइपें टूट रही हैं, उसकी रिपोर्ट देती हैं और उससे वो सब भी ठीक होके शहर में उससे भी काफ़ी फ़ायदा होता है। उसके सिवाय ये कई चीज़ें उत्पादन करके ये भी औरों की तरह बिक्री करती हैं
और इन्होंने इतना अच्छा काम किया है पिछले कुछ समय से कि खुश होकर के यहाँ के मुख्यमंत्री ने इनमें से कुछ को वो चेयरपर्सन बना दिया है, अध्यक्षा बना दिया है विभिन्न विभागों में, और वहाँ इनको ऊंचा ओहदा दे दिया है। वहाँ उनको सैलरी भी मिलेगी, पैसे वेतन होंगे और इज्जत भी मिलेगी। इससे क्या है कि अन्य नारियाँ जो गांव में हैं और जो शहर में हैं उनको भी थोड़ा सा और साहस आएगा कि चलो हम भी मिलके कुछ अच्छा काम करें, उनको बढ़ावा मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी, और इस प्रकार से सब आगे और बढ़ सकेंगे। मैडम, अभी तक हमने बहुत नारी सशक्तिकरण योजना के ऊपर चर्चा किया है। सिक्किम को मुद्देनजर रखते हुए आपके विचार में मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई महिलाओं के लिए कौन सा योजना सबसे ज्यादा रिफॉर्म लाया है बोल के आपका मानना है? महिलाओं के लिए एक तो मुझे लगता है कि ये जो मुद्रा योजना है जी, वह बहुत अच्छी है एक, और दूसरी जो है वो बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ चाहे बेटी साथ पढ़ाओ, में जी। बचाओ भी है, पर बेटी बचाओ तो खैर बची हुई थी, पर बेटी पढ़ाओ जी। प्रोटेक्शन तो उनका था ही, जी। तो बेटी पढ़ाओ वह भी बहुत अच्छी यहाँ की महिलाओं के लिए फायदेमंद हुई है। उसके साथ साथ में ये स्वयं सहायता समूह, इसको भी काफ़ी मोदी जी ने जब जोर दिया तो उसके बाद से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसको महत्व दिया जा रहा है, और यह भी स्टेट गवर्नमेंट जो है वह काफ़ी आगे बढ़ाने से यहाँ महिलाओं को बहुत इससे लाभ पहुँच रहा है। मैडम, क्या आपको लगता है कि महिला सशक्तिकरण जो इतना मुहिम केंद्र सरकार चला रहा है और इतना योजनाएं एकदम देश के कोने कोने तक इम्प्लीमेंट करने के लिए ज़बरदस्त कोशिश जारी है, ये अभी आज के दिन में सरकारी कार्यक्रम ना रहकर बल्कि एक सामाजिक आंदोलन का रूप ले रहा है, आपका क्या विचार है इस बारे में? ये सरकारी कार्यक्रम है, सिर्फ सरकारी कार्यक्रम नहीं रह गया ये, इसके साथ में इतना अच्छा इसका प्रभाव पड़ा है कि यह एक सामाजिक आंदोलन हो रहा है। कई गैर सरकारी संस्थाएं इसको आगे बढ़ा रही हैं, कई बैंक हैं वह इसको आगे बढ़ा रहे हैं, और तो और कई ऐसी जगह भी हैं राज्य में, कई जगह देखा गया है कि वह अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से भी सलाह और मशविरा करके इनको महिला सशक्तिकरण और ये जितनी योजनाएं इनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। सो इस प्रकार से यह एक सामाजिक आंदोलन बनी रहा है और सबको यह पता लग गया है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, और महिलाएं समाज का अंग तो है ही, परंतु बराबरी का अंग है, वह भागीदारी के का, समान जी। भागीदारी उनको चाहिए, और उनके हक जो हैं वह उनको समान रूप से मिलने चाहिए, और वेतन समान होना चाहिए, काम भी ये नहीं कि उनको ज़्यादा भार पड़े, समान होना चाहिए, यह सब जरूरी है, सबको समझ आ रही है। सिक्किम के बालिकाओं के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल विकास तक पहुंच बढ़ाने के लिए आपके राय में क्या क्या प्रयास हो सकता है? सिक्किम की बालिकाओं की कौशल के लिए ये है कि स्कूल में उनको कुछ किसी किस्म की स्किल वगैरह के वो दे सकते हैं प्रशिक्षण, और बाद में पढ़ चुकने के बाद फिर अलग से स्किल तो दे रही हैं, स्किलिंग हो रही है, परंतु स्कूल में ही साथ साथ में कुछ सिखाना वह कर सकते हैं, और इस प्रकार से और उनकी गुणवत्ता शिक्षा जो है उसके लिए ज़्यादा ध्यान देने के लिए अभी सरकार ने किंडरगार्टन वाली स्कीम शुरू कर दी है, जैसे प्राइवेट स्कूलों में होता है, जिससे सरकारी स्कूलों में भी वो हो और बच्चे हर समय थोड़े अच्छे माहौल में प्ले वे से सीख सकें। सो यही अगर आगे इसको अच्छे से बढ़ाया जाए, और दूसरी चीज़ जो यहाँ महत्वपूर्ण है वो यह है कि शिक्षकों पर जब शिक्षक काम पर रखे जाते हैं, नियुक्त करते हैं, तो उस समय बहुत ध्यान दे करके छोटी क्लास में, कम से कम प्राइमरी में बहुत ध्यान से उनको नियुक्त करना चाहिए, ऐसे जिनको कि पढ़ाने में थोड़ा सी उनकी इच्छा हो, उन्हें अच्छा लगता हो पढ़ाना, और ये नहीं कि भाई काम के लिए काम है तो टाइम बिताने का ना हो, तो बच्चे अच्छे पढ़ सकेंगे, गुणवत्ता शिक्षा होगी, और तो कोई उनको प्रॉब्लम समस्या नहीं दिखाई देती अभी तो। मैडम, सिक्किम के कई सारे जिलों में
कई सारे पंचायत भी है, समुदाय भी है। तो सिक्किम के स्थानीय समुदाय, पंचायतें और नागरिक समाज संगठन महिला सशक्तिकरण का ये जो पहल देश भर में काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है, इसमें किस प्रकार सकारात्मक सहयोग कर रहा है? यह लोग इस प्रकार से सहयोग कर रहे हैं। सबसे पहले तो जो भी कोई प्रोग्राम कार्यक्रम होता है, कोई नीति होती है, एक तो उसको बढ़ावा देते हैं, उसके विषय में लोगों को बताते हैं। और फिर जैसे अब यहाँ पर एक वो महिला सशक्तिकरण का है कि भाई उनको थोड़ा सा आर्थिक रूप से सशक्त बनाओ, तो आमा योजना है सशक्तिकरण यहाँ पे, साथ में वात्सल्य योजना है और बहिनी योजना है। तो उसमें भी पंचायतें जो हैं वह ठीक कौन से लोग जो हैं जिनको ज़रूरतमंद हैं, जिनको देना चाहिए, उनके नाम वगैरह ठीक से आगे बढ़ाते हैं सरकार को, जिससे कि उनको ठीक से सब कुछ मिल सके। तो इस प्रकार से पंचायतें तो इस प्रकार से सहायता कर रही हैं। और नागरिक किस प्रकार से कर रहे हैं? अब नागरिक में यही है कि इसमें अधिकतर तो हर एक के घर में मेल मेंबर भी हैं, फीमेल मेंबर भी हैं, तो घर से ही उनको सहयोग मिल रहा है। और जो योजनाएं हैं, जैसे पढ़ाई के लिए है तो घर वाले पढ़ाई के लिए भेज रहे हैं, काम पर भी महिलाओं को जाने दे रहे हैं। बल्कि सिक्किम में तो सबसे महिलाएं जो हैं, ऑलमोस्ट 50% महिलाएं ही हैं अभी सरकार में, सेक्रेटरीज में देखो, सचिव में, तो बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। और इवन हमारी सरकार में उपाध्यक्ष जो हैं सिक्किम की डिप्टी स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली की महिला राजकुमारी थापा हैं। और अगर कहें कि आदिवासियों के कोई नहीं है तो श्रीमती पामिन लेप्चा आगे आई हैं। तो इस प्रकार से अब जगह बहुत है, परंतु अगर महिलाएं आगे नहीं आ रही, बस वो सिर्फ एक चीज़ है जिसे कि पंचायत और तृणमूल स्तर के लोग या नागरिक उन्हें बेशी उनका जागरण करके, जागरूक करके, उन्हें आगे बढ़ावा देकर, उन्हें अधिकारों के विषय में बताकर आगे बढ़ाएं, तो ये और अच्छा हो सकता है। अभी तक इतना तो हो ही रहा है। मैडम, जैसे तकनीकी और डिजिटल साक्षरता अभी के जो दिन आए हैं, इस दिन का सबसे तकनीकी और डिजिटल साक्षरता आज का दिन में एक नारी को सशक्त होने का एक अन्यतम गुरुत्वपूर्ण पहलू है। तो ये डिजिटल साक्षरता मिशन को मुद्देनजर रखते हुए सिक्किम जैसे थोड़ा पहाड़ी राज्यों में महिला सशक्तिकरण को और डिजिटल साक्षरता को और भी कैसे उभरा जा सकता है? डिजिटल साक्षरता तो अगर कहें तो सबसे पहले तो ये मोबाइल फ़ोन से ही डिजिटल शुरू हो जाता है। और यहाँ की हर एक महिला को आप हर समय गांव हो या शहर हो, आप देख सकते हैं कि इनके पास में मोबाइल है, उस पर लगी हुई हैं, तो उसके जरिए उनको काफ़ी कुछ पता चलता है। अब इसको आगे बढ़ाने के लिए ये है कि इन्हें किसी प्रकार की इनको जो है प्रशिक्षण, ट्रेनिंग अगर दे सकते हो, कोई ट्रेनिंग शुरू की जाए जिससे कि वो सीख सके कैसे है, क्या है। अब स्कूलों में इनको कंप्यूटर से पढ़ाई कराई जा रही है, हायर स्टडीज़ जो हैं। और ऊपर जो ज़्यादा ऊपर है, जैसे ग्रेजुएशन लेवल वगैरह, वहाँ पर भी अगर थोड़ा सा डिजिटल वो करा जाए तो ये पढ़ के आगे बढ़ सकती हैं। अभी मैंने पीछे देखा कि सेंट्रल बैंक से जुड़ी हुई महिला जा कर के गाँव में उनको ये डिजिटल साक्षरता के विषय में वो कर रही थी, उनको बता रही थी कैसे कर सकती हैं, कैसे वो ई मार्केटिंग कर सकती हैं, कैसे महिलाएं अपने पैसे वो बैंक से डाल निकाल सकती हैं, वो सब उनको सिखाया जा रहा था। सो इस प्रकार से ये चीज़ें छोटी छोटी इनके लिए ट्रेनिंग, अगर प्रशिक्षण की व्यवस्था अच्छी हो जाए और रेगुलर हो जाए तो यह हो सकती है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर करें तो टीवी तो नहीं है, परंतु रेडियो के जरिए अगर इनको थोड़े थोड़े छोटे छोटे प्रोग्राम दे सकें, पैसे डालने निकालने और कैसे ऑर्डर करना है, कैसे क्या देखना है, अपना वोटर लिस्ट में नाम देख लें, और कैसे अपने हक क्या क्या चीज़ें पढ़ सकती हैं, देख सकती हैं, तो वह भी हो सकता है। तो श्रोताओं, हम अभी अंतर्वार्ता के लगभग आखिरी चरण में आके पहुँचे। मैडम, आपसे एक आखिरी प्रश्न हमारा आग्रह रहेगा कि आज के भारत में शिक्षा, नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण के संदर्भ में
आप इसी अंतर्वार्ता के दौरान हमारे जो नारियां अभी भी सशक्त होने में लगे हुए हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, और जो बालिकाएं सपना देख रहे हैं, सपने का उड़ान भरने के लिए प्रस्तुत हो रहे, उन सभी को क्या वार्ता देना चाहेंगे? उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि वह ठीक है, आप अपने आप आगे आ रही हैं, बढ़ रही हैं, परंतु सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आपके लिए कितने कार्यक्रम बन गए हैं आपको सशक्त करने के लिए। मोदी जी की सरकार ने इतना आपके लिए किया है, परंतु सबसे ज़रूरी क्या है कि आपको उनके विषय में पता होना चाहिए। सबसे पहले तो अवेयरनेस ज़रूरी है, और आप अपने लिए पता करिए कि आपके क्या अधिकार हैं, आपके क्या कर्तव्य हैं, कैसे आप आगे बढ़ सकती हैं। और दूसरी बात यह है, सशक्तिकरण में हमेशा महिला जो है वह कमज़ोर है, ये है, ऐसे कहा जाता है। वह भी नहीं, आपको देखना है कि आपकी सुरक्षा के लिए कितनी चीज़ें दी गई हैं। आपके लिए वन स्टॉप सेंटर हैं, आपके लिए छोटे वो गृह बना दिए हैं जहां आप रह सकती हैं, रिपोर्ट करने के लिए आपके लिए नंबर है। सो उन सब में भी, उन सब का प्रयोग करके आप हमेशा सुरक्षित रह सकती हैं, और जब आप सुरक्षित होंगी तो आप आगे बढ़ने में आप और भी ज़्यादा आगे रहेंगी। तो सब कुछ आपको ये है कि सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हुए आपको अपने आप सशक्त महसूस करना है। आपको अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना है, बराबर समझना है। पुरुषों से कंधा मिलाकर आपको काम करना है, आगे बढ़ना है, और अपनी जिम्मेदारियां और भी अच्छे से निभानी है। अभी तक ये कहते आए हैं कि जो हाथ पालना हिलाता है वही हाथ जो है संसार पर राज्य करता है। परंतु अब हमने क्या, सच में हम क्या देखना चाहते हैं कि हम महिलाएं पालना तो हिलाएंगी ही, परंतु साथ में हर जगह छाई हुई होंगी, चाहे वह एयरफोर्स में हो, आर्मी में हो, एडमिनिस्ट्रेशन में हो, और राजनीतिज्ञ हो, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कुछ भी बनना है आपको, मंत्री, आपके लिए कोई रोक टोक नहीं है। देश के संविधान में सब कुछ आपके लिए, सब प्रकार की स्वतंत्रता और अधिकार है। केवल जानना है, आगे बढ़ना है, और अच्छे से अपनी अच्छी शिक्षा का देश में दी गई लाभ उठाना है। इसी प्रकार से आपको आगे बढ़ना है। तो श्रोताओं, जैसे कि इस अंतर्वार्ता में हमें उम्मीद है ये आप महसूस कर चुके हैं कि चूल्हा से लेते हुए कांचनजंगा की चोटी तक, घट से लेते हुए अंतरिक्ष तक, वैश्विक बाजार से लेते हुए वायुसेना तक, 12 साल में नारी शक्ति सिर्फ निर्भरशील नहीं, एक सशक्त और विकसित भारत का पिलर बन चुका है। और इसी के साथ आज का ये अंतर्वार्ता मैं समाप्त करने का अनुमति चाहता हूँ। नीता मैडम को ढेर धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए, और ऐसे ही अंतर्वार्ता हम लोग लाते रहेंगे। जुड़े रहिए आकाशवाणी समाचार गांतोक के साथ। मैं मोइनाक चैटर्जी, समाचक संपादक, आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।